स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए पार्ट वन में हम लोगों ने देखा कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिकांगों के बारे में पढ़ा और कोशिका के कई खोजों के बारे में पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। देखिए उसमें कोशिकांगों में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हो आप लोग कि ऊर्जा का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। गोल्गी काय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि गोल्गी काय क्या काम करता है कि हमारे शरीर में अगर कहीं भी जिन अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना, तो पूरे शरीर से ऊर्जा को इकट्ठा करके क्या करता है, उन भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और वैक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वैक्यूल्स होता क्या है। वैक्यूल्स मतलब राजधानी, राजधानी हैगा। राजधानी का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जल का संग्रह करना, इकट्ठा करना है। इसीलिए इसे संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, जल के संग्रहालय के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए आप लोग सोचते हो कि शरीर में हमारे इतना सारा जल होता है, वैक्यूल्स इतना अपने अंदर कैसे इकट्ठा किए रहती है। देखिए क्या होता है, जो वैक्यूल जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, 1 कुंटल का व्यक्ति है कोई, तो उसमें का लगभग 65% क्या होगा पाया जाएगा, तो कहने का मतलब जल। और जो 65% के अलावा जो भाग होगा उसमें क्या पाया जाएगा, तो मान लो अन्य उसके जो सारे अंग हैं, पदार्थ हैं, उन लोगों के उनका भार होगा। तो 100 किलो के व्यक्ति में कितना परसेंट पाया जाएगा पानी, जल 65%। तो 65% भाग जो जल होगा वो किसमें इकट्ठा रहता है, वैक्यूल्स में, यानी राजधानी में। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम यानी तारक काय क्या होता है, तारक काय किसे कहते हैं। तो देखो तारक काय की सबसे पहले अगर खोज की अगर बात करें, सबसे पहले देखो तो वाल्थर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। वाल्थर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1875 ईस्वी में। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, बोबरी नामक वैज्ञानिक। उन्होंने क्या किया कि सन 1888 ईस्वी में तारक काय के बारे में बताया और तारक काय का नाम दे दिया। इसलिए उन तारक काय की खोज के नाम की अगर बात करें तो बोबरी को जाना जाता है। अगर तारक काय की खोज की अगर बात करें तो बोबरी को आपको बताना है। लेकिन अगर सबसे पहले की अगर खोज करने की अगर बात आ जाए तो बताना है हमको वाल्थर फ्लेमिंग ने, जो सन 1875 ईस्वी में किया था। अब बोबरी ने कब किया था, मतलब तारक काय का वर्णन किया था या तारक काय को बताया था और उसका नामकरण किया था, तो बोबरी ने सन 1888 ईस्वी में किया था। तारक काय का जो काम क्या होता है, सबसे पहले तो कोशिका विभाजन का काम क्या होता है। कोशिका विभाजन आपका मतलब आप लोग सोचते हो कि एक कोशिका से दूसरी 2 कोशिकाओं में टूट जाना, तो इसे क्या कहेंगे हम, कोशिका विभाजन। ये गलत है। देखिए कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका से टूटकर 2 कोशिकाओं में बंटकर नई 2 कोशिकाएं बनाना। कहने का मतलब कि एक कोशिका से टूटकर 2 कोशिकाओं में बंटकर उसे नई कोशिका बनना, उसे कहते हैं कोशिका। अब एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं में बन गई, तो बनने के बाद वो क्या हुआ, वो जो नई कोशिका बन गई उसको हम क्या कह सकते हैं, पुनर्निर्माण। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन को पुनर्निर्माण के नाम से भी जानते हैं। अब देखो कोशिका विभाजन जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है यकृत में, लीवर में। यहाँ की क्या होती है, अगर यहाँ की कोई टूट फूट हो तो देखते होगे कि जल्दी आसानी से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें सेंट्रोसोम से बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक करता है। इसलिए यहाँ की कोशिकाएं जो होती है कोशिका विभाजन जल्दी कर लेती हैं और वहाँ की टूट फूट जो होगी, वहाँ की टूट फूट की मरम्मत आसानी से हो जाती है। और सबसे अगर कम की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, दिमाग में, न्यूरॉन्स में। यूँ कहें न्यूरॉन की जो कोशिकाएं होती है, मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती है, उसमें तारक काय नहीं पाया जाता। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ की कोशिकाएं विभाजन नहीं कर पाती और वहाँ की चोटें जो होती हैं या वहाँ की जो टूट फूट होगी वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, देखिए इस उसमें क्या होता है, तारक काय उपस्थित नहीं होता। तो अब एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ की कोशिकाएं जल्दी विभाजन कर लेंगी वहाँ तारक का ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जहाँ की कोशिकाएं अगर विभाजन नहीं कर पाती वहाँ तारक काय नहीं उपस्थित होता। तो आप लोग ये क्या सोचते होंगे कि मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में क्या होता है कि कैंसर होता ही नहीं होगा। कैंसर भी आप लोगों ने नाम सुना ना। तो कोशिकाओं का अनियमित रूप में अनकंट्रोल रूप में या अनियमित रूप में बढ़ जाना या अनियमित रूप में उसकी वृद्धि होना क्या कहलाएगा, कैंसर कहलाएगा। कैंसर क्या है, कोशिकाओं का अनियमित रूप से वृद्धि कैंसर कहलाता है। तो कहने का मतलब जो मस्तिष्क होता है हमारे, वह उसमें पाया जाता है 90% पाया जाता है न्यूरॉन कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं। और जो 10% बचा भाग होता है उसमें गीलियम सेल पाया जाता है, यानी गीलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो गीलियम कोशिकाओं में क्या होता है कि सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो तारक काय होता है वो पाया जाता है। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन कोशिका होती है,
उसमें क्या होता है, तारक काय उपस्थित नहीं होता। अब हमारा जो मस्तिष्क या पूरा दिमाग बना है ना, ये पूरा दिमाग ये क्या होता है, लगभग 90% भाग न्यूरॉन का बना होता है और 10% भाग जो होता है गीलियम सेल का बना होता है। अब आप लोग सोचते हो कि मान लो जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती होंगी, तो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका में तो तारक काय पाया नहीं जाता, तो उसमें जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो मस्तिष्क में कैंसर तो होगा नहीं। तो ऐसा तो होता नहीं, मस्तिष्क में कैंसर पाया जाता। देखो उसमें क्या होता है, तंत्रिका कोशिका तो नहीं वृद्धि करती, लेकिन जो गीलियम सेल पाया जाता है ना, तो उनमें क्या होता है कि तारक काय उपस्थित होता है। तो वो गीलियम सेल क्या करती हैं, उन तारक काय की सहायता से अधिक वृद्धि कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सेल डिवीजन होने लगता है। तो जिसके कारण क्या है, मस्तिष्क में भी कैंसर हो जाता है। कहने का मतलब हमारे दिमाग में भी, ये मस्तिष्क में भी कैंसर हो जाता है। देखिए इसके बाद अगर अगले की बात करेंगे हमने सेंट्रोसोम के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगर देखेंगे, देखिए एक बार फिर और समझ लीजिए कि यकृत में सबसे ज़्यादा ये सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है, और सबसे कम की अगर बात करें तो हमारे दिमाग में होता है। अब आगे देखिएगा अगला, अंतःप्रदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में नाम से जानते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल का मतलब क्या होगा, ये कोशिका का आंतरिक कंकाल के रूप में काम करता है। जिस प्रकार आपका मकान नहीं होता है, मकान में क्या होता है, कई सारे पिलर लगे होते हैं तो ताकि आपके मकान की क्या मजबूती बनी रहे और उसका यूं कहे ढांचा बना रहे। तो उसी प्रकार ये क्या करते हैं, एक पिलर का काम करते हैं। मतलब जो कोशिका होती है ना, उसके अंदर ये पिलर का काम करते हैं, अर्थात उसको आंतरिक कंकाल देते हैं, आंतरिक ढांचा देते हैं, यूं कह सकते हैं। तो इसको देखो, और जो कोशिका होती है ना, आंतरिक कोशिका, ये क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका, ये काम करती है क्या, आंतरिक सहायता भी देती। जो कोशिका होती है ना, देखो सीधी सी बात है, पिलर है, मान लो आपका मकान है, पिलर है तो सहायता तो देगा ही उसे आकार में बनाने में, और उसकी क्या करेगा, यूं कहे सहारा भी देगा उसे खड़े रहने में आपके मकान में, पिलर जैसे। तो उसी प्रकार ये क्या करता है, एक पिलर का काम करते हैं, आंतरिक कंकाल भी बनाता है और उसको आंतरिक सहायता भी देता है। और ये देखो अंतःप्रदव्य जो जालिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्मूथ ER होती है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है रफ ER अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। इधर देखेंगे, देखिए ये जो क्या है, ये पूरा अंतःप्रदव्य जालिका का चित्र है। देखिए इसमें क्या होता है, इसी में दोनों भाग होते हैं, एक तरफ होगा खुरदरी और एक तरफ होगा स्मूथ मतलब चिकनी। तो स्मूथ वाले को हम कहेंगे चिकनी और रफ वाले को हम कहेंगे खुरदरी। अब ये वाला जो भाग इधर की ओर जो पाया गया, ये देखिए इधर क्या है, ये रफ साइड है, रफ साइड अर्थात रफ ER, यूँ कह सकते हैं कि खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, या यूँ कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो डॉट डॉट के रूप में पाए गए ये राइबोसोम होते हैं। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं, ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत से लोग आपको क्या बताते हैं कि जो प्रोटीन निर्माण करता है ना वो रफ साइड होता है, रफ साइड होता है। तो रफ साइड में जो पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन वर्धक भी कहा गया या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा गया, यूँ कह सकते हैं। और जो इधर चिकनी होता है ना, तो ये चिकनी वाली जो ER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका होती है, वो क्या करती है, वसा का निर्माण, तेल का निर्माण, यानी चिकनेपन का, चिकना होता है ना, देखो तेल क्या होता है, चिकना होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्मूथ ER अर्थात चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। तो देखिए समझ आइएगा फिर से, देखो अंतःप्रदव्य जो जालिका होती है आंतरिक कंकाल का काम करती है और आंतरिक सहायता देती है कोशिका का। और जो स्मूथ ER होती है ना, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, वो वसा का निर्माण करती है, और जो रफ ER होती है ना, वो प्रोटीन निर्माण का काम करती है। प्रोटीन निर्माण का जो काम करता है वो राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम के बारे में हम डीपली अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए। देखिए फिर इसके बाद हम देखो राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे कि राइबोसोम्स होता क्या है। राइबोसोम से देखेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, कि राइबोसोम की देखो खोज की पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में की थी। फिर इसके राइबोसोम को देखेंगे, राइबोसोम का काम क्या होता है, मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण का काम करता है। ये पाया किधर जाता है, देखो जो ER होती है ना, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अंतःप्रदव्य जालिका, उसमें जो रफ साइड होता है ना, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या यूँ कह सकते हैं खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका की तरफ ये क्या है,
जो होता है राइबोसोम वो पाया जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन निर्माण का। ये क्या काम करता है? प्रोटीन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और ये जो राइबोसोम्स देखो होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है आकार के आधार पर। आकार का मतलब ये मत समझिएगा, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के रूप में इसे दो भागों में बांट दिया गया। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता क्या दरअसल? आकार, एक हिसाब से इसके आकार को बताता है। आकार का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि आकार मतलब बड़ा जो दिखेगा वो उसको हम बड़ा कहेंगे और जो छोटा दिखेगा उसको हम छोटा कहेंगे। इस आधार पर भी इसमें नहीं कहा गया। कहने का मतलब देखिए, अगर राइबोसोम्स को हम कहने का मतलब एक किसी लिक्विड में या जल में ही यूं कहें, अगर जल में इसे डालें तो जो सबसे पहले नीचे आ जाएगा उसको हम बड़ा कहते हैं, और जो ऊपर रहेगा हमको उसको क्या कहते हैं? छोटा कहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाए होंगे कि जो 70S वाले आप लोग देखते हो कि राइबोसोम जब पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो उस समय आप लोगों को ये नहीं समझ में आता कि 70S क्या है और 80S क्या है। तो देखिए समझिए, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर जो 70S होते हैं ये क्या होता है? छोटा होता है। क्योंकि कारण क्या होता है? जब हम इसे जल में डालते हैं, जल में इसको कहने का मतलब गिराते हैं, तो ये क्या होता है? ऊपर बागरे में ही रह जाता है, मतलब डूबता नहीं। और जो सबसे पहले नीचे आ जाता है ये होता है कहने का मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में जो 80S वाले राइबोसोम्स होते हैं ये नीचे जल्दी गिर जाते हैं, इसलिए इसको बड़ा कह दिया गया। जो 70S छोटा होता है ना, 70S राइबोसोम, वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और जो 80S होता है वो बड़ा होता है, और वो 70 वाला जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और जो 80S राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ये बड़े होते हैं और 70S वाले क्या छोटे होते हैं। ये आपको समझ में आया गया होगा। देखो फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो केंद्रक, अगला देखेंगे हम केंद्रक के बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में। देखो जो केंद्रक होता है इसकी खोज अगर किसने की, खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। देखो जो केंद्रक होता है ना, ये कोशिका का मस्तिष्क का कार्य करता है। कोशिका के सभी भागों को यही आदेश देता है, या इसे यूं कहें कि कोशिका के सभी भागों को कंट्रोल यही करता है जो केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है? इसका मेन मुख्य भाग होता है, जो सेंटर होता है इसका या न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? इसका मुख्य भाग होता है। ये कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि सभी भागों को आदेश देना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, चले तू ऊर्जा बना, गलती का तू पूरे शरीर में सामान ढोने का काम कर, वैक्यूल से तू पानी धर, पानी रख, क्या होता है? सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन कर, और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर। ऐसे सारे इसके काम क्या होते हैं। और फिर आगे देखिएगा जो मस्तिष्क का इसके कहने का नियंत्रक के रूप में भी जानते हैं, कंट्रोलर के नाम में भी जानते हैं। और जो इसमें बना किसका होता है? डीएनए और आरएनए और क्रोमोसोम्स का बना होता है। देखिए डीएनए और आरएनए जो है, जो डीएनए और आरएनए है इसको अलग हम चैप्टर पढ़ेंगे, इसके लिए एक अलग चैप्टर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कोशिका जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है और पूरे भाग को हम इसी में नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्या है कि इसके लिए हम पार्ट 2 में भी बताएंगे। और जो डीएनए और आरएनए और क्रोमोसोम्स के बारे में इसको एक अलग चैप्टर, इसको अलग चैप्टर में उस पर पूरा इसके डीपली के बारे में, इसके डीपली में पढ़ेंगे। देखिए और जो ये केंद्रक होता है ये बना किसका होता है? तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव, जो जिसमें पाया जाता है लगभग 80% प्रोटीन भाग, और जो 10% भाग पाया जाता है क्या होता है वो 10% भाग होता है वो डीएनए का बना होता है। जो केंद्रक बना होता है तो देखो 80% किसका होता है? प्रोटीन का, और 10% भाग पाया जाता है डीएनए का। तो आशा करता हूँ आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट कर लिए। देखिए इसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूबे ने। इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पावरफुल एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं, जल अपघटक एंजाइम के नाम से जानते हैं। देखो जो लाइसोसोम्स होता है ना, इसे कोशिका का पाचन भी कहते हैं। कोशिका का मतलब, कहने का मतलब ये कोशिका का पाचन करने वाला भी काम करता है। कहने का मतलब समझिएगा। देखिए जैसे कोई अंग मान लो, कैसे जो कोशिका के अंदर जो अंग पाए गए, अगर कोई अंग काम नहीं करता है तो ये क्या करता है, जिसके ऊपर ये पड़ जाता है ना, इसका जो हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम जो होता है वो जलाकर क्या करता है, उसका पाचन कर देता है, या जो कि जलाकर उसको राख कर देता है, उसको पाचन कर लेता है, समझिएगा कहने का मतलब। अब जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया कहे कि आज हमारा मन है नहीं काम करेगा, तो ये काम करता है क्या, लाइसोसोम जो होगा, ए इधर आओ माइटोकॉन्ड्रिया, तो और काम नहीं हो रहा है, तो क्या काम नहीं करना है, तो ये क्या करता है, उसको पकड़ के लाएगा और क्या काम करेगा, उसको जलाकर उसके ऊपर मतलब क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है छोड़ देगा और उसको जलाकर राख कर देगा और उसको कहने का मतलब उसको पचा डालेगा। और ये काम करता है, यूँ कहीं न्यूक्लियर क्या काम करता है कि पूरे को नियंत्रित करता है। जो लाइसोसोम क्या होता है ना, ये पूरे भाग को क्या करता है, जिन अंगों को काम नहीं होता है, जिन अंग जो अंग मृत हो गया, जो अंग खराब हो गए, उन सभी का पाचन करने का काम करता है। जैसे मान लो कहता क्या, मान लो जैसे कोई अंग क्या कभी कभी होता है क्या कि कोशिका मर जाती है, जैसे मान लो हमने थप्पड़ से मारा तो यहाँ की कई सारी कोशिकाएं मर गई, तो यहाँ काम क्या होता है कि उस समय कहने का मतलब जो लाइसोसोम्स होता है वो फट जाता है। तो समझिए इसको फिर से एक बार देखिए, जैसे मान लो न्यूक्लियस क्या कहता है लाइसोसोम, मान लो जैसे ये पूरे भाग कार्य नहीं करते तो न्यूक्लियस को कहता है न्यूक्लियस अच्छा ये काम पूरे कौन नहीं कर रहा है, ये तो अपना ठीक ठाक काम करवाते रहिएगा। तो मान लो जैसे सारे काम नहीं कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, गल्जी का काम नहीं कर रहा है, वैक्यूल से काम नहीं कर रहा है, तो सेंट्रोसोम से काम नहीं कर रहा है, ER काम नहीं कर रहा है, तो इनको सबको क्या काम करता है कि तुम सब काम ही न करियो, तो एक काम करता क्या है, ये जो लाइसोसोम्स होता है ये अपने आप खुद फाड़ लेता, तो फाड़ लेगा। अब जानते हो कि इसमें पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। ये काम क्या करता है कि पूरी कोशिका वह का नष्ट कर देता है। पूरी कोशिका का मतलब नहीं, मतलब जिस कोशिका में क्या होता है, जिस कोशिका में ये लाइसोसोम फटता है, ये थैली के रूप में होता है, जिस कोशिका में फटता है केवल उस कोशिका का नष्ट होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अचानक चोट लग जाती है, जैसे क्या होता है मान लीजिए इसे क्या होता है, ये पूरी कोशिका के अंग को पचाने का काम करता है, तो इसे क्या करता है कोशिकीय पाचन भी कहते हैं। सोसाइट थैली जब फट जाती है तो सभी अंगों को मारने का काम करता है, तो इसे सोसाइड थैली या आत्महत्या थैली के नाम से भी जानते हैं, एटम बम के नाम से भी जानते हैं कोशिका का। देखो ये जो लाइसोसोम्स होता है ये आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी का ना जानते हो कि आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल क्या होता है 120 दिन। और जब 120 दिन बाद मान लो हमको यहाँ मान लो अब यहाँ मर गया, अब उसको ले जाने का काम भी तो कोई था, मान लो उसका भी कोई कहने का मतलब उसमें लाइसोसोम तो पाया नहीं जाता, तो उसका पाचन होगा नहीं, तो उसका पाचन भी तो होना जरूरी है ना। तो क्या करता है कि स्प्लीन नामक थैली में जाता है, प्लीहा जिसको नाम तिल्ली के नाम से जानते हैं, कि उसमें क्या करता है वहाँ जाकर ये इसका पाचन होता है। इसीलिए जो स्प्लीन होती है, प्लीहा होता है, उसे आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो देखिए एक बार और समझिएगा, जैसे मान लो कहीं क्या होता है कि अचानक कहीं चोट लग गई, मान लो आपने दरवाजा खोला या तो आग से पूरी उंगली चपट गई, तो वहाँ की कई सारी कोशिकाएं मर गई। एक बार अच्छे देख लो, एक बार इसे होता है जैसे लॉकडाउन के समय में क्या हुआ कि जो पुलिस मारती थी बढ़िया डंडा से मार बड़े टैटू बना देती थी, तो जैसे मान लो यहाँ हमारा यहाँ पूरी कोशिका क्या हुई, नष्ट हो गई। अब मान लो यहाँ की पूरी कोशिका देखिए पूरा काला सेव पड़ गया, पूरा काला सेव पड़ गया ना, तो क्या होता है जैसे मान लो कि जो काला सेव पड़ गया ना, तो फिर देखते होगे कि वहाँ पूरा काला काला एक पपड़ी नुमा पड़ जाता है। अब बाद में देखते होगे कि बढ़िया उसमें क्या है, गर्म पानी से बढ़िया क्या करते हो उसको सेंकते हो, तो गर्म पानी से सेंकने का काम क्या होता है, देखो जो अगल बगल की कोशिकाएं होती है ना, तो उसमें तो लाइसोसोम पाए जाते हैं। अब भाई वो जो कालापन उसको भी तो ठीक हो जाता है, देखो बाद में तो कैसे ठीक हो जाता है उस समझिएगा कि जो बाद में जो अगल बगल की कोशिकाएं होती है ना, जब पानी से आप गर्म करते हो ना, तो जो उसमें काम करता है जो लाइसोसोम्स होता है वो अगल बगल की कोशिकाओं से निकल कर झाँकता है, ये क्या हुआ रे दादा, ये क्या हो गया, इस इधर की तो कोशिकाएं पूरी नष्ट हो गई, तो उसको पचाने का काम कर वो थोड़ा जो कोशिकाएं होती है ना उसमें से लाइसोसोम थोड़ा झाँक कर क्या करता है, छिड़क देता है, थोड़ा क्या करता है, क्या छिड़क देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है। तो ये काम क्या करता है, जो कोशिकाएं होती है ना बाहर जो मृत हो जाती है, जहाँ डंडवा पड़ा था कहने का मतलब जहाँ टैटू बन गया था, तो वो क्या हुआ, वो पूरी कोशिकाएं धीरे धीरे उनका भी पाचन हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि वहाँ की जो कालापन होता है ना वो भी ठीक हो जाता है इसी प्रकार। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जब ये पूरी फट जाती है ना तो इसको क्या कहेंगे, इसीलिए क्या कहते हैं इसको आत्महत्या थैली। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम देखते हैं। चलिए नोट कर लिया, देखिए
फिर अगला नंबर देखेंगे जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म के नाम से इसे जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज की थी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। इसे देखिए, इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य जो होता है वो असल में है क्या। जैसे मान लो आपके पास एक बैग है, बैग में आप लोटा भर लो, टाटी भर लो, गिलास भर लो, सारी चीज़ें ऐसे तमाम सारी बर्तन भरे हैं मान लो। अब उसको आप लेकर दौड़ोगे तो ठट 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 मचेगा, है ना। अगर आप उसको लेकर दौड़ोगे तो क्या होगा, ठट 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 मचेगा, मतलब एक दूसरे से लड़ेंगे। तो अब जब एक दूसरे से लड़ेंगे, अब जानते हो कि कोशिका में इतने सारे अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी, गाय, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ये सारे तमाम सारे क्या इतने सारे अंग तो होते हैं। अब गलती से अगर मान लो ये सब एक दूसरे को, मान लो जैसे अब चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो ये सारे अंग क्या एक दूसरे मालूम क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर जैसे मान लो इधर ये हमारी तरफ का है यार, उसको ठेलेगा, वो उसको ठेलेगा, तो क्या होगा, इस तरह में सारा सब गड़बड़ हो जाएगा। मान लो गलती से अगर ये लाइसोसोम भड़क गया तो लाइसोसोम अगर भड़क गया तो सबको भड़का देगा, अर्थात सबको नष्ट कर देगा। अगर लाइसोसोम की थैली अगर मान लो गलती से अगर फट गई तो सब कुछ, ये सभी चीज़ तो इससे होता नहीं ना। तो इसमें क्या होता है, कारण क्या होता है कि जो जीव द्रव्य होता है ना, उसमें क्या करता है, इसमें मान लो पानी भर देता है। पानी क्या है, मतलब कलरलेस एक रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है, इसमें भरा रहता है। तो जिसमें से क्या सारे संग बढ़िया मस्त, ना हिलते जुलते नहीं है, मतलब एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नहीं है, ताकि उसका उनका नष्ट ना होने पाए, इसीलिए उसमें 80% जल भर दिया जाता है। कहने का मतलब जो जीव द्रव्य होता है उसमें 80% जल भरा होता है, जो कि कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। अब ये जीव द्रव्य जो होता है, इसमें दो द्रव्य पाए जाते हैं। एक तो जो केंद्रक के अंदर पाया गया केंद्रक द्रव्य कहलाएगा, और जो कोशिका के अंदर पाया जाएगा उसे हम कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। जानते हो कि कोशिका को हम साइटो के नाम से जानते हैं, टेक्निकल नाम से साइटो के नाम से जानते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के हो गए। अब केंद्रक के अंदर पाएगा तो इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिया, क्योंकि जानते हो कि कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रिका द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तमाम सारे पाए जाते हैं गुणसूत्रों में पाए जाते हैं जीन। ये सारा अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, या ये दूसरे चैप्टर में होता है, उस चैप्टर में हम इसको पूरी डीपली से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो दोस्तों, जय हिंद।